ओके, तो जैसे कि बच्चों आप देख पा रहे हो अपना टेक्स्ट बुक, बेसिकली यहाँ पे अपना इंडेक्स पे आ जाते हैं बच्चों हम लोग। तो आप लोगों को पता है हम लोगों ने मैग्नेटिक मटेरियल स्टार्ट किया था, मैग्नेटिक मटेरियल, दैट इज पेज नंबर, दैट इज चैप्टर नंबर 11। ठीक है बच्चों, और ये कौन सा चैप्टर पे, ये कौन से पेज पे है? हियर यू कैन सी दिस, इट इज एट पेज नंबर 251। 251 पेज नंबर पे अपने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, हम लोग जरा 251 पे जाते हैं। एक सेकंड बच्चों। ओके, तो बच्चों हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में 11th का इंट्रोडक्शनरी पार्ट किया था थोड़ा सा। वो इंट्रोडक्शनरी पार्ट क्या क्या था बच्चों, हम लोगों ने डिस्कस किया था मैग्नेटिक लेंथ के बारे में, फिर पोल स्ट्रेंथ के बारे में, फिर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के बारे में बच्चों किया था, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक इक्वेटर, ये सारी चीजें बच्चों हम लोगों ने करके रखी थी अपने लास्ट लेक्चर में, करेक्ट है? फिर उनका आपस में क्या रिलेशन था, उसका मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीजें बच्चों मैंने डिस्कस की थी, क्योंकि 11th का थोड़ा बहुत मैंने रिकैप करना जरूरी समझा, क्योंकि 12th और 11th ये मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर आप पढ़ रहे हो बच्चों, ये क्या बोलते हैं, इसमें कुछ नई नई चीजें ऐड हुई हैं जो प्रीवियस सिलेबस में नहीं थी। प्रीवियस चैप्टर अगर आप प्रीवियस सिलेबस में जाओ, वहाँ पे मैग्नेटिज्म चैप्टर काफी छोटा सा चैप्टर है, जिसको मतलब बहुत जल्दी से फिनिश हो जाता था, पर बच्चों यहाँ पे थोड़े कंटेंट बढ़ गए हैं। मतलब साफ साफ बोर्ड वाला ही चाहता है कि हमारे स्टूडेंट आईआईटी नेट की बराबरी पे आ जाए, तो थोड़ी सी चीजें ऐड की गई है बच्चों। अब 11th का अगर थोड़ा सा आपको आइडिया नहीं है तो बच्चों मैं 12th में पढ़ाती, तो वो आप सिर्फ 12th का ही नॉलेज रखते हैं, आपको 11th का ज्यादा आइडिया नहीं हो पाता। तो 11th का बच्चों मैंने पूरा लिया था। फिर 11th का मैंने बच्चों टॉर्क भी आपको पढ़ाया था। टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क आपको निकालना है जब आपने कोई इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो वही फंडा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड था, तो हमने उसको 11th के इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था बच्चों। वही फंडा बच्चों हम लोग मैग्नेटिज्म में भी पढ़ेंगे। और इवन मैंने लास्ट टाइम पूरा डेरिवेशन करके बताया था आपको कि टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल, आप देख सकते हो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल, ये बिल्कुल वैसा है बच्चों जैसे कि हम लोगों ने 11th में इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, वहां पे भी टॉर्क था, आई थिंक कपल या टॉर्क दोनों में से कुछ एक होगा। एक्टिंग हो रहा, यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल है बच्चों, वहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल था। यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, वहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो ये पूरा यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया बच्चों, मैंने आई थिंक आपको पूरा डिराइव करके बताया था, इफ यू रिमेम्बर बच्चों। फिर बच्चों हम लोगों ने लास्ट टाइम वो टॉर्क निकालने के बाद बच्चों हमने, अगर वो डायपोल बार बार घूम रहा है तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी स्टोर कर रहा होगा। तो एनर्जी कितनी स्टोर होगी, क्या एनर्जी कैसे निकाला जाएगा, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो अपने टेक्स्ट बुक में, देखो सबसे सामने दिया हुआ है इक्वेशन 11.2, इक्वेशन 11.3, फिर उसके केसेस भी। तो ये सारी चीजें बच्चों मैंने लास्ट सेक्शन में कराई थी। तो अपना टॉर्क का डेरिवेशन फर्स्ट था, इंट्रोडक्टरी 11 का बताने के अलावा मैंने टॉर्क का डेरिवेशन एक पढ़ाया था। फिर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड का डेरिवेशन, ये 2 मार्क के लिए आ सकता है, ये मैंने कराया था, विद केसेस भी मैंने समझाए थे, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था बच्चों आपको। फिर थर्ड मैंने ये जो 11.4 आपको इक्वेशन दिख रहा है टेक्स्ट बुक में, ये आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 11.4 करके इक्वेशन दिखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे टॉर्क इज आई डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही है। तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अपने पढ़ा था। फिर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूले का इस इक्वेशन 11.5 जो कि आप देख सकते हो, टॉर्क इज माइनस एम बी साइन थीटा, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, ये दोनों फॉर्मूला कैसे आया, फिर इसमें माइनस साइन अचानक से कैसे आ गया, ये सारी चीजें मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हुई है। सर ने रिकॉर्डिंग की हुई है, सर ने शायद अपडेट किया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो बच्चों। अगर किसी का मे बी लेक्चर छूट गया हो या मे बी डिले से बच्चे ने नहीं सुना हो कि भाई लेक्चर चालू हो गया पर बच्चा देर से आया तो स्टार्टिंग का कुछ रह गया हो, वैसे तो इसको मैंने एकदम मिड में कराया था, तो शायद ये किसी का छूटा नहीं होगा, आई होप सो। फिर इसको कंपेयर करके यहाँ पे ये टी इज टू पाई बाय ओमेगा, ये वाला फॉर्मूला जो आपको 11.8 में दिख रहा है, हमने अपने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक सब कुछ कर लिया था बच्चों। ठीक है, आई होप आपको याद होगा। तो अब हम लोग क्या करने वाले बच्चों, हम लोग थोड़े अगले स्टेप पे आएंगे। न्यूमेरिकल बच्चों में ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बताया भी था कि थियोरी खत्म होते ही उसके बेस्ड पे जो न्यूमेरिकल होता है मैं ऑन द स्पॉट करा देती हूँ। पर बच्चों अभी हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी क्लासरूम में नहीं है, तो बच्चों मैं थोड़ा ये वाला पार्ट है ना, जब अपन क्लासरूम में जब लेक्चर में आएंगे तब उसको मैं वैसे फॉलो कर लूंगी, क्योंकि आप सोचोगे कि मैम आपने 2-3 डेरिवेशन करा दिए, मैम उसके ऊपर न्यूमेरिकल करा दीजिए जैसा आप कराते थे, ऐसा आपके दिमाग में आएगा। तो इसके लिए मैं पहले से बता दे रही हूँ, पहले बच्चों को पूरा चैप्टर की थ्योरी जो भी है डेरिवेशन वो पूरा फिनिश आउट करेंगे, एंड आफ्टरवर्ड बच्चों न्यूमेरिकल में एंड के लेक्चर में करा दूंगी। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे अब अगले सेक्शन में आप देखिए, यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक, आपके सामने ये जो डेस्कटॉप दिख रहा होगा, डेस्कटॉप पे टेक्स्ट बुक पे देखिए हेडिंग क्या लिखी हुई है,
लोकेशन ऑफ मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। ठीक है, ये एक जस्ट हेडिंग है, इसका बोर्ड एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है बच्चों, ये जैसे ऐसे ही दिया है, इसके ऊपर ज्यादा परेशान मत होते बैठिए। फिर यहाँ पे बच्चों ये देखिए क्या लिखा है, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल। ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल मतलब मैग्नेटिज्म का ओरिजिन कैसे होता है किसी भी मटेरियल के अंदर। तो आप बच्चों इसको घर पे एक बार बैठ के पढ़ सकते हो, क्योंकि ये मैं इसलिए इसको एस्केप कर रही हूँ क्योंकि मैंने 11th की सारी स्टार्टिंग की चीजें, पोल्स, मैग्नेटिक एक्सिस, इक्वेटर, ए टू जेड मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। तो आई थिंक जो बच्चे भी लेक्चर में बराबर से प्रेजेंट, उनको समझ में उनको पता ही होगा। तो एक बार इसके लिए आप इसको पढ़ सकते हो। इसके बेसिस पे बच्चों यहाँ पे जो ये डेरिवेशन आपके सामने दिख रहे हैं, ये आप देखो, ब्लू कलर में आपको ये डेरिवेशन दिख रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये जो डेरिवेशन आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये डेरिवेशन हमें करना है। अभी इस साल इस डेरिवेशन में बच्चों थोड़ा सा बदलाव आया है। अब तक मतलब ये लास्ट पोर्शन तक की अगर मैं बात करूँ, लास्ट जो अपनी बुक हुआ करती थी, तो डेरिवेशन बच्चों ये थोड़ा सा आधा अधूरा रहता था, मतलब कहाँ तक रहता था, सिर्फ यहाँ तक रहता था बच्चों। अब हमारा डेरिवेशन थोड़ा, अब नई बुक आई है तो इसमें थोड़ा डेरिवेशन थोड़ा सा और एडवांस हो गया है। और ये एडवांस इसके लिए हुआ है क्योंकि इसको सीबीएसई बोर्ड की बराबरी पे लाने की कोशिश की गई है, ताकि जो बच्चे आईआईटी नीट का सपना देखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो बोलते हैं सीबीएसई की बुक ही रेफर करना बेस्ट है। तो कहीं ना कहीं हमारे बोर्ड ने भी सीबीएसई की बराबरी की है ताकि हमारे बच्चे भी इस लेवल तक पहुंच सके, एंड आई होप वो जरूर होगा। आप बस ध्यान से लेक्चर सुनिए और लेक्चर के बाद में आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस के आप सोचोगे कि आपको सब आ जाए, तो बच्चों ये अपन हिंदी इंग्लिश मराठी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि अपन एक बार पढ़ा और चीज वहीं की वहीं एकदम कंफर्म हो गई, उसको देखना ही नहीं। हम यहाँ पे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में एक बार पढ़ने के बाद में भी चीजें होशियार से होशियार बच्चे को जल्दी क्लियर नहीं होती है, अगर वो खुद से पढ़ने बैठ रहा है। यहाँ पे तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के साथ साथ बच्चों आपको और क्या चीजें करनी है, पढ़ाने के साथ साथ आपको जो पढ़ाया गया है, आपका उसी का उसी दिन आपका ड्यूटी होना चाहिए कि आप उसको रीड करके ही सो। भले ही आपको उस पे सोने में आधा एक घंटा डिले होगा, पर उसको पढ़ के सो। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये डेरिवेशन करने वाले हैं। तो इस डेरिवेशन को थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, ये डेरिवेशन हम करने वाले क्यों। इस डेरिवेशन का हेडिंग है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग करने वाले क्या है, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं बच्चों कि हमें निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट। और मैंने आपको मैग्नेटिक मोमेंट पहले से ही बता दिया है, आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में ये फॉर्मूला कराया था। ये कैपिटल एम था, क्या था ये, मैं कैपिटल एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये जो स्मॉल एम था ये क्या था, पोल्सटन। ये स्मॉल एम था पोल्सटन बच्चों, कैपिटल एम था बच्चों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और ये जो 12 था बच्चों ये क्या था, मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, तो यही मैग्नेटिक मोमेंट हम फिर से पढ़ने वाले हैं। आपने 11 में पढ़ा होगा ये वाला फॉर्मूला, एम इज इक्वल्स टू एन आई है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं इसको एक बार आपके सामने रिवाइज करा देती हूँ, ये फॉर्मूला कहाँ से आता है बच्चों। देखो, अगर मेरे पास सपोज बच्चों कोई एक ऐसा स्क्रू है, आपके पता ही होगा स्क्रू होता है दीवार में खिल्ला, मतलब खिल्ले को तो ठोका जाता है, स्क्रू को तो भैया हम लोग अच्छे से घुमा घुमा के अंदर डालते हैं दीवार के अंदर। तो बच्चों ये मेरे पास सपोज एक स्क्रू है, इस स्क्रू के अंदर सपोज नंबर ऑफ टर्न्स है 10। ये नंबर ऑफ टर्न्स, ये जो दिख रहा है आपको, ये इसको बोला गया नंबर ऑफ टर्न्स। ये सपोज नंबर ऑफ टर्न्स बच्चे 10 हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। अगर मैं चाहूँ, ये मैग्नेटिक सपोज ये बना हुआ है बच्चों एल्यूमिनियम का, ठीक है। अब हम सबको पता है बच्चों कि जो एल्यूमिनियम होता है, हम उसको प्रॉपर मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी में नहीं लाते हैं। हम लोग प्रॉपर मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी में किस चीज को लाते हैं बच्चों, जैसे आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया। हम इन चीजों को क्या बोलते हैं बच्चों, कि एक प्रॉपर मैग्नेट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि आयरन, निकेल या कोबाल्ट इसमें से कोई भी मटेरियल को अगर हम मैग्नेट के पास लेके जाते हैं ना बच्चों, तो मैग्नेट इन चीजों को बहुत जल्दी अपने अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा कोई और मटेरियल नहीं होता जिसको मैग्नेट अपने पास बहुत जल्दी से अट्रैक्ट कर लेता। तो सपोज बच्चों मैंने एग्जाम्पल दिया है कि जो स्क्रू एल्यूमिनियम का बना और इस स्क्रू में नंबर ऑफ टर्न्स 10 बने। अब बच्चों अगर मैं ये चाहूँ कि ये जो स्क्रू है ना, ये स्क्रू कुछ समय के लिए मैग्नेटाइज हो जाए, मतलब मैग्नेटाइज मतलब ये भी आयरन, निकल, कोबाल्ट की तरह एकदम मैग्नेटिक फील्ड इसके पास आ जाए, मैं ऐसा चाहूँ सपोज एग्जाम्पल के तौर पर। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, कि भाई कोई चीज जो मैग्नेटाइज नहीं है उसे मैग्नेटाइज बना रही है। तो कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन, मतलब मैं उसको मैग्नेटाइज बना रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू सर्टन एक्शन, मतलब कुछ एक्शन के थ्रू। तो वो एक्शन क्या होगा, मैं इसको मैग्नेटाइज कैसे बनाऊंगी। तो बच्चों मैं क्या करूंगी, मैं एक आयरन का वायर लूंगी और आयरन के वायर को इसके ऊपर ऐसे बाउंडिंग कर दूंगी, और इसी आयरन के वायर को बच्चों ना मैं एक छोटा सा एवरेडी का बैटरी जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, 10-20 रुपए का मिल जाता है, सपोज 2 वोल्ट का एवरेडी का बैटरी है, मैंने उसके साथ इसको अटैच कर दिया बच्चों। अब एवरेडी के बैटरी से जब ये अटैच हो गया ना बच्चों,
तो इसमें से धीरे-धीरे क्या निकलना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों? इसमें से करंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये करंट जैसे ही निकलेगा, ये ऑब्वियस सी बात है, ये निकलेगा तो पर ये अटैच किससे है? ये आयरन के साथ अटैच्ड है। तो बच्चों जो ये करंट है ना, ये आयरन के वायर को सीधा-सीधा जाएगा, कहीं न कहीं आयरन के वायर को सीधा-सीधा जाएगा। ठीक है? तो आयरन के वायर क्या हो जाएगा? आयरन का वायर एकदम रेडी हो जाएगा कि भाई मेरे पास जो आयरन की प्रॉपर्टी है वो धीरे-धीरे बाहर निकले और वो किसी दूसरे पे चली जाए। तो ये अगर आयरन का वायर्स बच्चों, अगर मैं इसको एल्यूमीनियम के साथ अटैच कर रही हूँ, तो कहीं न कहीं करंट वोल्टेज मतलब बैटरी कनेक्ट करने से करंट जो स्टार्ट होगा, वो करंट धीरे-धीरे किधर जाएगा बच्चों? वो आयरन पे जाएगा। आयरन से वो आयरन के पास खुद एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो धीरे-धीरे वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और वो किस पर डिपॉज़िट होगा बच्चों? वो इस एल्यूमीनियम के स्क्रू के ऊपर डिपॉज़िट होना चालू हो जाएगा। क्योंकि आयरन चिपका हुआ है एल्यूमीनियम के साथ। तो आयरन की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो एल्यूमीनियम को धीरे-धीरे एक-एक करके जाना चालू हो जाएगी। ये प्रोसीजर तब तक चलेगा बच्चों जब तक इसके पास इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट करके रखा है। कौन-सा बैटरी? एवरेडी का 10-20 रुपए वाला जो बैटरी मार्केट में मिल जाता है, जो रिमोट कंट्रोल वगैरह में भी आप यूज़ करते हो वैसा। तो बच्चों क्या हो रहा है ना इस पूरे प्रोसीजर में, जब तक करंट जा रहा है, तब तक इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होते जा रहे हैं। जैसे इस करंट को मैंने बंद किया, जो इसके अंदर करंट डेवलप हो रहा है वो भी बंद हो गया। तो बच्चों ये करंट और ये नंबर ऑफ टर्न्स, ये दोनों रोल प्ले कर रहे थे कि ये कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज़ होगा। प्लस एरिया भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों, क्योंकि स्क्रू अगर जितना छोटा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी बहुत कम हो जाएँगे बच्चों, और नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएँगे मतलब बच्चों करंट भी कम हो जाएगा। तो कहीं न कहीं बच्चों मैग्नेटाइज़ेशन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है कि नहीं? तो अगर उस स्क्रू का एरिया बड़ा है, तो कहीं न कहीं उसके नंबर ऑफ टर्न्स भी बड़े होंगे। फिर ऑब्वियस सी बात है करंट को ईज़िली फ्लो होने का मौका मिल जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों एम जो हो जाएगा, वो हो जाएगा NIA। N is number of turns जो कि स्क्रू में मौजूद है। I is the current which is flowing across that coil। A is the area of coil। तो बच्चों ये तीनों को मिला के बनता है मैग्नेटाइजेशन। तो बच्चों आपको इस टेक्स्ट बुक में है ना हर जगह पे ये स्मॉल एम जो दिखाई देगा, तो बुक वाले की एक प्रिंटिंग मिस्टेक ये है, स्मॉल एम जो होता है ना बच्चों वो पोल स्ट्रेंथ होता है। याद करो मैंने नॉर्थ एंड साउथ पोल के बारे में बच्चों उसके बारे में आपको बताया था। नॉर्थ पोल के पास प्लस एम होता है और साउथ के पास माइनस एम होता है। बताया था, करेक्ट है? तो बच्चों यहाँ पे आप क्या होता है ना, आपको टेक्स्ट बुक में हर जगह स्मॉल एम दिखेगा, बट गलतफ़हमी है बच्चों, ये स्मॉल एम प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको कैपिटल एम करके लिखना है। क्योंकि आगे चल के आप आईआईटी नीट की बुक उठाओगे या कोई भी बुक उठाओगे, आप एससी वर्मा भी उठाओगे, एससी वर्मा को मैं साइड में रखती हूँ, आप कोई भी मतलब आईआईटी नीट की हायर लेवल की आप बुक उठाओगे अदर देन एससी वर्मा। एससी वर्मा का मैं इतना आइडिया नहीं लेती, क्योंकि एससी वर्मा मेंस क्लियर करने तक के लिए ईज़ी है, एडवांस के लिए क्लियर करने के लिए एससी वर्मा नहीं है। और एससी वर्मा में न्यूमेरिकल अच्छे हैं, पर थियरी पूरा डिटेल में नहीं उतना मिलेगा। किसी बार आप एससी वर्मा पढ़ रहे हो और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, ये बहुत ही रेयर केस में होगा। एससी वर्मा के साथ-साथ आपको दूसरी बुक भी रेफर करनी पड़ेगी, ठीक है? एससी वर्मा के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, काफ़ी। तो बच्चों ये कैपिटल एम मोस्टली काफ़ी बुक में मिलेगा आपको। तो इस कैपिटल एम को ना बच्चों हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी बोलते हैं, मतलब m इंटू 2l का अगर मैं फॉर्मूला लूँ तो। इसी कैपिटल एम को हम मैग्नेटाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है? जो कि NI होता है। तो बच्चों कई बार क्या होता है ना, सामने वाला डेटा देगा इस चीज़ का, मतलब आपको कोई न्यूमेरिकल मिला सॉल्व करने को, सामने वाले ने N, I, A ये तीनों चीज़ें दे दी, पर सामने वाले ने आपसे मैग्नेटाइजेशन नहीं पूछा, सामने वाला आपसे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पूछ रहा है। तो आपके दिमाग में ये क्लिक होएगा कि मैम ये कैसे आ गया? हमको तो मैग्नेटाइज़ मतलब NIA दिया था, NIA तो मतलब मैग्नेटाइजेशन होना चाहिए। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बच्चों। इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला क्या पूछ रहा है। आप इतना समझो, ये भी कैपिटल एम है, वो भी कैपिटल एम है। बस ये है ना कि मैग्नेटाइजेशन है, एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। और बच्चों अगर आप दोनों की यूनिट देखने जाओगे ना बच्चों, तो दोनों की यूनिट यही निकल के आती है, एम्पीयर मीटर स्क्वायर। भले वो मैग्नेटाइजेशन हो, भले ही वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो। तो 2 चीज़ों की यूनिट अगर सेम होती है तो फॉर्मूले की अदला-बदली हो सकती है। तो बच्चों यहाँ पे ये जो स्मॉल एम दिख रहा है वो कैपिटल एम रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, मतलब ये निकालना है कैपिटल एम। किसका निकालना है? एक इलेक्ट्रॉन का निकालना है, जो कि रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जो कि एक एटम के अगल-बगल घूम रहा है बच्चों, ठीक है? तो अब बच्चों यहाँ पे आपके सामने डायग्राम है। ये डायग्राम में बच्चों आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक मोमेंट। और आपको पता ही चल चुका है बच्चों कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? NI। एन बच्चों एक्सेप्शनल केस है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स कहीं पे एक ही रहेगा, तो कोई भी वहाँ पे एन को इतना काउंट नहीं करेगा, तो सामने वाला सिर्फ इतना ही लिखेगा आई है, वहाँ पे एन लिखना ज़रूरी नहीं समझा जाएगा बच्चों। तो इसके लिए मैं इसको मान के चलती हूँ कि यहाँ पे एम का फॉर्मूला क्या है? आई है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, एम इज इक्वल टू आई, ठीक है? तो ये फॉर्मूला, क्योंकि हमको हमारी हेडिंग ही क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है बच्चों, मतलब हमको एम निकालना है। तो बच्चों हमको करना क्या है यहाँ पे? हम ये डायग्राम ले लेते हैं और हेडिंग क्या है इसकी? द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब अपने को एक इलेक्ट्रॉन जो कि इस न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहा है, उसके बारे में अपने को मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, ये इसकी हेडिंग है।
तो बच्चों सामने वाला क्या कर रहा है, देखो सबसे पहले सामने वाले को ये पता है कि m इज इक्वल टू आई ए का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो बच्चों क्योंकि ये सर्कल है, एटम का जो एरिया होता है ऑब्वियस सी बात है, आप सबको पता है दैट विल बी पाई आर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, इसमें नो डाउट कि ये नहीं रहेगा। तो आप देखो इस फॉर्मूले में जो ए है, ए की जगह पे पाई आर स्क्वायर लग गया। बट बच्चों जो आई लिखा है ना बच्चों, उसके बारे में अभी भी चीजें क्या है कुछ इस तरीके से। अब ये कहाँ से आया अपने को नहीं पता, तो बच्चों हम पहले इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले बच्चों अपने को आई निकालना है, ठीक है। तो करंट का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है बच्चों चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज के लिए ना बच्चों काफी टेक्स्ट बुक में ई सिंबल भी लिया जाता है, स्मॉल। ठीक है, क्योंकि ये पूरा पीरियड कंप्लीट करेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन्स के आसपास घूमेगा पूरा पीरियड कंप्लीट करेगा, मतलब कैपिटल टी आना चाहिए, आप स्मॉल टी भी नहीं लिख सकते। तो इसके लिए बच्चों इधर करंट का फॉर्मूला ई अपॉन टी आया है। और बच्चों आपको याद होगा रोटेशनल डायनामिक्स जो मैंने पहला लेक्चर ले लिया था ऐसे ही आपका, हालांकि मैंने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, वो सर पढ़ाएंगे आपको। तो उस फॉर्मूले में भी टी का फॉर्मूला 2 पाई बाय ओमेगा ये मैंने कराया था। कैसे ही आता है, कहाँ से आया, वो भी मैंने बच्चों आपको सब डिटेल में बताया था, आई होप आपको याद हो। फिर बच्चों इसके अलावा मैंने आपको ये फॉर्मूला भी बताया था, याद करो रोटेशनल डायनामिक्स में, है कि नहीं। तो बच्चों वही इन्हीं दोनों फॉर्मूलों का हम यूज करेंगे आगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले आई इज ई अपॉन टी, बाद में टी का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, टी इज 2 पाई बाय ओमेगा। तो बच्चों यहाँ पे आप देखो ई अपॉन टी है, टी की जगह पे 2 पाई बाय ओमेगा आ गया। अब ओमेगा क्योंकि नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ई ओमेगा अपॉन 2 पाई, ई ओमेगा अपॉन 2 पाई। और बच्चों अभी आपको कुछ देर पहले बताया गया कि v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो ओमेगा क्या होगा बच्चों, ओमेगा हो जाएगा v अपॉन आर। तो इस ओमेगा की जगह पे बच्चों लिखा जाएगा v अपॉन आर। तो वही चीज बच्चों यहाँ पे हो रही है, मैं एक बार दिखा देती हूँ। तो हमने बच्चों करंट इजिकल टू ई अपॉन टी लिया, टी 2 पाई बाय ओमेगा रोटेशन डायनामिक्स में के फर्स्ट लेक्चर जो मैंने ऐसे ही ले लिया था बता दिया है, आज अपना थर्ड लेक्चर है। जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने रोटेशनल डायनामिक्स के बारे में बच्चों पूरा डिस्कशन किया था। तो वही सारी चीजें बच्चों यहाँ पे लग रही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगले स्टेप पे आओ, टी इज 2 पाई बाय ओमेगा, फिर ओमेगा इज वी अपॉन आर। ठीक है, तो बच्चों यही वैल्यू यहाँ पे पुट की गई है, ई अपॉन टी। टी की जगह पे बच्चों लिखा गया 2 पाई बाय ओमेगा, ये ओमेगा ऊपर जाएगा बच्चों, तो ये हो गया ई ओमेगा अपॉन 2 पाई। और क्योंकि आप सबको पता है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। तो ई वी अपॉन 2 पाई आर। ठीक है बच्चों, तो ई वी अपॉन 2 पाई आर ये किसके लिए आया, ये बच्चों करंट के लिए। ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ पे वही देख रहे हो कि करंट के लिए यहाँ पे इन्होंने लिख दिया ई अपॉन 2 पाई आर। जो ए है ना बच्चों, इसके लिए इन्होंने लिख दिया पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों जब इनको ये सॉल्व करने जाएंगे, इनको अभी सॉल्व किया जाएगा, तो कुछ चीजें कट होंगी और कुछ चीजें बचेंगी। तो पाई पाई कट हो गया बच्चों, आर आर कट हो गया बच्चों। तो आपके पास फॉर्मूला बचा ई वी आर डिवाइड बाई 2। तो देखो बच्चों ई वी आर डिवाइड बाई 2, आपका ये डेरिवेशन आ गया, करेक्ट है। पर बच्चों जब आप इसको घर पे खुद से लिखने जाओगे ना बच्चों, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी आप इनको अपने हिसाब से, जैसे अगर आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोलो, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलो, आपको जिस तरीके से अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसे ऐसे इक्वेशन डालूंगा तो मुझे अच्छे से याद रहेगा, तो वो बच्चों आपके ऊपर है। ठीक है, आपका मेन पर्पस है कि अभी जो लेक्चर होता है आप उस पर ध्यान दो और उसको समझने की कोशिश करो। क्योंकि मैं एक चीज बच्चों यहाँ पे दो दो बार बता रही हूँ, रीजन यही है कि मैं ये नहीं चाहती कि यहाँ पे कोई भी चीज ऐसा हो। ओके, एक बच्चे ने मुझे सवाल पूछा है मैम यहाँ पे एन को क्यों नहीं कंसिडर किया गया। आई थिंक बच्चे आप थोड़ा लेट आए हो। बच्चों मैंने एम का फॉर्मूला साफ साफ बताया है, एन आई ए होता है, एन नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। अभी मैं बोल रही हूँ एक इलेक्ट्रॉन इस एटम के आसपास घूम रहा है। अब ये ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पे, ये तो एक ही है ना। मैंने कहा बोला कि इसने बहुत सारे टर्न घूम लिए, अगर ये बहुत सारे टर्न घूम लेता तो मेरा यहाँ पे एन आना जरूरी हो जाता, क्योंकि एक से ज्यादा हो गए नंबर ऑफ टर्न। पर जब मैंने अपने इस पूरे डेरिवेशन में कहीं बात ही नहीं की कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, तो ऑब्वियस ही बात है नंबर ऑफ टर्न्स का डिस्कशन ही नहीं हुआ, तो एन इक्वल टू, क्योंकि एन होता है बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स, कितना राउंड मार रहा है वो चीज। अभी मैंने स्कूल का एग्जाम्पल दिया, स्कूल में नंबर ऑफ टर्न्स ऑब्वियस ही बात है एक तो होंगे नहीं, स्कूल में नंबर ऑफ 8 10 15 20 25 कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पे जरूरत ही नहीं थी नंबर ऑफ टर्न्स की। इसके लिए जो अपना एम इज इक्वल टू एन आई ए था, उसमें से बच्चों हम लोगों ने एन को हटा दिया और सिर्फ हमने आई ए लिया बच्चों, और आई के लिए यहाँ पे किया बच्चों हमने, और ए के लिए यहाँ पे किया बच्चों। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों। तो बच्चों अपना ये डेरिवेशन आ गया। अब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी हर एक बच्चे का इंडिविजुअल अलग अलग रहेगा, आप इसको अपने हिसाब से इक्वेशन दो हर एक चीज। अभी जरूरी नहीं है मैंने किसी को इक्वेशन 1 बोला, दूसरे को 2 बोला, तीसरे को 3 बोला, तो आप भी उसको ऐसे ही बोलो। एट दी एंड बच्चों एग्जाम में आप लिखने वाले हो, आपका समझना ज्यादा जरूरी है।
तो आपको बच्चों जिस मैनर में समझ में आता है आप उसको समझो। बट ये जान के चलो बच्चों, अभी आप घर पे बैठे हो, अभी आपको आपको घर कॉलेज जाना, क्लास जाना, उतना टाइम आपका बच रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चों, अगर वो टाइम बच रहा है, अगर मान लो आपको 2 घंटे बच रहे दिन में, तो 1 घंटा इंजॉयमेंट कर लो, 1 घंटा एटलीस्ट जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, जैसे भी मैं पढ़ा रही हूँ, बच्चों 1 घंटा एटलीस्ट उस प्रैक्टिस के लिए रख लो कि आज मैम ने बताया है फिजिक्स और मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको आपको आपकी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों। मैथ्स को तो पूरी की पूरी प्रैक्टिस चाहिए रहती है, उसमें आप ये नहीं सोचने जाते हो ये क्यों, ये कैसे, वो ऐसा क्यों नहीं, वो वैसा क्यों नहीं, उसका डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। आप मैथ्स में इतने क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते हो, आपको मैथ्स में से फॉर्मूला मालूम है, आप उसको बस प्रैक्टिस ही करते रहते हो। और फिजिक्स में आपको क्या करना होता है, हर एक फॉर्मूले के पीछे का रीजन आप ढूंढते हो कि यहाँ पे यही क्यों आया, ये फॉर्मूला रिप्लेस होकर ऐसा वाला आया तो ये क्यों आया, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ऑब्वियस ही बात है, मैथ्स फिजिक्स में आपको फिजिक्स को और भी ज्यादा टाइम देना है, वो भी समझने के हिसाब से ज्यादा टाइम देना है। तो बच्चों रिक्वेस्ट करूंगी, जब भी फिजिक्स का मेरा लेक्चर हो रहा है, प्लीज आप उस टाइम को यूटिलाइज करो, और आप अगले लेक्चर में जब आओ तो आप उसको पढ़ के आओ कि प्रीवियस लेक्चर में मैम ने क्या पढ़ाया है। ठीक है, आज का आज पढ़ो, अगले लेक्चर के लिए भी आप पढ़ के बैठ जाओ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अपना फर्स्ट ये हाफ ईवीआर आ गया। ठीक है, अगले स्टेप पे बच्चों डेरिवेशन में क्या किया गया है कि इस पूरे सर्कल के अंदर ना बच्चों, अपना जो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये कभी यहाँ पे रहेगा इलेक्ट्रॉन, कभी यहाँ पे रहेगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। इसका कोई एंगल फिक्स नहीं है, इधर एक एंगल अलग बनेगा, इधर बच्चों आप देखो तो एंगल अलग बनेगा, आप इधर चले जाओ ना बच्चों तो एंगल फिर से अलग बनेगा। दैट मीन्स इसका एंगल का कुछ फिक्स ही नहीं है, क्योंकि जब इसका इसका पोजिशन हर बार अलग अलग हो रहा है, दैट मीन्स मैं ये कंसिडर कर सकती हूँ कि इसकी मे बी वेलोसिटी भी हर बार अलग होगी। ऑब्वियसली, क्योंकि सर्कल है, रेडियस तो एक ही रहेगा बच्चों। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये हर पॉइंट जगह पे अलग अलग पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो अलग अलग पॉइंट पे ये इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है विद रिस्पेक्ट टू अलग अलग वेलोसिटी के साथ। ऑब्वियसली क्योंकि घूम तो रहा है सर्कल में, और सर्कल का होता क्या है, रेडियस। तो बच्चों ये तीनों एमवीआर कुछ ना कुछ आपको एक फॉर्मूला ला के दे रहे हैं, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो इन तीनों का इस्तेमाल हो ही रहा है, एनी हो रहा है। तो बच्चों जब हम इन तीनों को साथ में उठा के लिखते हो तो बच्चों इसको एल करके बोला जाता है। ये एल का मतलब होता है बच्चों एंगुलर मोमेंटम। अब आप सोचोगे एंगुलर मोमेंटम, सिंपल सी बात है बच्चों, जैसे मैंने लास्ट अपना रोटेशनल डायनामिक्स का मैं जब इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया था मैंने, तो मैंने आपको वी को क्या बोला था बच्चों कि वी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ओमेगा जो कि एंगुलर वेलोसिटी होता है वो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये लीनियर वेलोसिटी हो गया, ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई। ये लीनियर डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो बच्चों उसी तरीके से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपने स्कूल लेवल तक मोमेंटम को पढ़ा है ओनली एमवी, तो इसको आपसे मोमेंटम बोलते थे। अब आप जैसे रोटेशनल डायनामिक्स में और आगे बढ़ोगे ना, जब आपको सर पढ़ाएंगे, जो कोई भी पढ़ाएंगे, कोई भी सर पढ़ा सकते हैं आपको, मैं नहीं जानती, तो जो भी सर आपको जब पढ़ाएंगे नहीं चैप्टर, तो आप देखोगे कि पी को मोमेंटम के बाद में अभी एक नया नाम दे दिया गया है। जैसे वी वेलोसिटी होता था, अब हमने इसको क्या सीख लिया है, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि अब और एक नई वेलोसिटी आ गई जिसको एंगुलर बोला जाता है। तो एक एंगुलर वेलोसिटी और एक सिर्फ वेलोसिटी है, कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को भी। इसके लिए जो पहले आप नॉर्मल वेलोसिटी बोलते थे ना बच्चों, उसको एक नया नाम दे दिया गया है कि वो होता है लीनियर वेलोसिटी, और जो नया पढ़ रहे हो वो एंगुलर। तो ठीक उसी तरीके से ये बच्चों, जो चीज आपने स्कूल लेवल तक मोमेंटम करके पढ़ी है 11th लेवल तक, जिसका सिंबल पी हुआ करता था और जिसका फॉर्मूला एमवी होता था, अब इसी पी में ना बच्चों अगर मैंने एक आर मल्टीप्लाई कर दिया तो बच्चों ये बन जाता है कैपिटल एल। इस कैपिटल एल को ना बोला जाता है एंगुलर मोमेंटम। मतलब मोमेंटम हो तो रहा है बट विद सर्टेन एंगल, इसके लिए इसको बोला जाता है एंगुलर मोमेंटम, और उसका सिंबल होता है कैपिटल एल। तो आप देख सकते हो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आ रहा है, आर इंटू पी। और आपको भी पता है पी का फॉर्मूला आपने एमवी पहले से ही लिखा है बच्चों, तो आ गया एमवी, तो एम वी आर करके फॉर्मूला आ गया। तो जैसे ही ये डिराइव हुआ ना बच्चों, अगले स्टेप पे सामने वाला बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो ये एंगुलर मोमेंटम ही तो परफॉर्म कर रहा है, तो उसको भी लेकर आओ। तो ऑब्वियस ही बात है, ये फॉर्मूला यहीं पे फिर खत्म नहीं हुआ। ये फॉर्मूला जो आपने ऑलरेडी निकाल के बैठे हुए थे आपने कि दिस इज हाफ ईवी आर, इस फॉर्मूले में एंगुलर मोमेंटम की डिमांड आ गई। तो ये डिमांड पूरी करने के लिए क्या किया जाए, तो डिमांड पूरी करने के लिए बच्चों ऐसा किया गया कि एल का फॉर्मूला होता है एम वी आर। एम क्या होता है बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन इसके सर्कल के चक्कर काट रहा है। ठीक है बच्चों, ये आर क्या होता है, रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट जिस पे इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा होता है। तो सॉरी, तो आपका जो ये फॉर्मूला है ना बच्चों, इस फॉर्मूले में है ना, हम क्या करेंगे, हम एंगुलर मोमेंटम लाने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एम करेंगे बच्चों। मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देती हूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड बच्चों। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ईवीआर, वही फॉर्मूला जो इधर से मिला है। इसमें एंगुलर मोमेंटम लाने के लिए ना बच्चों मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एम कर रही हूँ। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एम, ये एम क्या है बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी ना बच्चों तो क्या होगा ना,
कि अगले स्टेप पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ये एम और ये वी और ये आर, ये तीनों एक्चुअली में एंगुलर मोमेंटम होते हैं। जब आप ऐसा शो करोगे ना बच्चों, तो कहीं ना कहीं ईवीआर अलग हो जाएगा, सॉरी ये क्या है, एम वी आर, ये आप अलग कर दो बच्चों, तो आपके पास बचा हुआ फॉर्मूला क्या रहेगा, ई अपॉन टू एम। ई अपॉन टू एम बच्चों अलग हो गया और एम वी आर अलग हो गया। एम आर को यहाँ पे लिख दिया और ये हाफ ई और ये एम ये इधर हो गया बच्चों। ठीक है, मैं इसको फिर से बता दे रही हूँ, वेट अ मिनट, एक बार मैं और प्रैक्टिस करा दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और एक बार प्रैक्टिस, समझ में आ भी गया होगा, फिर भी एक बार मैं रिपीट करा। तो अपना जो ये एम का फॉर्मूला है बच्चों, दैट इज हाफ ई वी आर। इस फॉर्मूले में ये एंगुलर मोमेंटम लाने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम कर रहा है, पर मेरे फॉर्मूले में वो दिखना चाहिए। कर तो रहा है, वो बोलने के लिए तो बहुत आसान है कि हाँ वो कर रहा है, पर दिखना भी तो चाहिए। अभी मैथ्स में आप क्या करते हो, आप कोई भी चीज लिख देते हो, हाँ ये फॉर्मूला, इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, पर वहां पे वो मीनिंग भी उसकी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि वो मीनिंग प्रैक्टिकल चीजों से काम मीनिंग खा रही है। और ये सारी चीज प्रैक्टिकल थियोरेटिकल फिर सॉल्व करना, ये फिजिक्स में ही बच्चों आके मिक्स होता है। तो फिजिक्स में हर एक चीज को सोचना पड़ता है, सोचने की कि एंगुलर मोमेंटम कैसे है यहाँ पे। तो इसके लिए बच्चों एम एन एम को मल्टीप्लाई डिवाइड किया। लेके आना दीदी को। बच्चों अपना ऑडियो म्यूट करो, आवाज आ रही है। तो एंगुलर मोमेंटम लाने के लिए जब आपने डिवाइड, तो बच्चों आपको मिल गया एम्पियर, तो आपका हाफ अलग हो गया, ई अपॉन एम, ये और ये पूरा अलग हो गया बच्चों। और इधर क्या बचा, एम वी आर। और अभी बच्चों कुछ देर पहले ही हमने किया था, ओके, कि ये एम वी आर को क्या बोलते हैं बच्चों, एम वी आर को एल बोलते हैं। तो आ गया ना आपका फॉर्मूला बच्चों, m इज इक्वल टू ई अपॉन टू एम इंटू एल। तो यहाँ मैम पे ना, हाँ मैम मैम इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो फिर वो डाइपोल का अभी किधर बना रहा है? बच्चों, ये यहाँ पे मैग्नेट, यहाँ पे दो पोल्स है ही नहीं बच्चों, तो कहाँ से डाइपोल बनेंगे। तो मैम अभी वो हम लोग वही दो पोल होते हैं, मैग्नेट में दो पोल होते हैं बच्चों। यहाँ पे डाइपोल का सवाल ही नहीं आता, यहाँ पे मैंने बात ही नहीं की है कि यहाँ पे मैग्नेट रखा हुआ है। हेलो, ओके मैम। तो बच्चों यहाँ पे आप देखोगे एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब ये रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉन जब ये रिवॉल्व कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम परफॉर्म कर रहा है। पर मेरे फॉर्मूले, ये वाले फॉर्मूले में कहीं एंगुलर मोमेंटम था नहीं, तो इसके लिए बच्चों मल्टीप्लाई डिवाइड किया। और आप देखो जो मैंने अभी डिराइव किया वही फॉर्मूला यहाँ पर है, मैं इसको जूम करके दिखा देती हूँ, वेट अ मिनट, देख लो बच्चों, दिख रहा है बच्चों सभी को, ये देखो, एक सेकंड, ये एम हो गया, ये एल हो गया, ये ई अपॉन टू एम हो गया। तो अभी कुछ देर पहले बच्चों मैंने यही आपको सॉल्व करवा के दिया है। समझ रहा है बच्चों की नहीं? हेलो, हेलो, ओके, ठीक है बच्चों, थैंक यू। अभी बच्चों ये अपना यहाँ पे प्रूव हो गया। अब बच्चों क्या हो रहा है ना, अभी यहाँ पे सपोज इलेक्ट्रॉन, अभी देखो जैसे अभी ये बच्चे ने मुझे पूछा मैम यहाँ पे डाइपोल का मैंने, डाइपोल तो सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ कुछ जैसा है ही नहीं, तो आएगा ही नहीं। पर बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, थैंक यू बच्चों आपके मैसेज के लिए, थैंक यू, आपने मैसेज किया, ओके। तो बच्चों यहाँ पे अभी डाइपोल का तो सवाल नहीं उठता, पर यहाँ पे बच्चों क्या सवाल उठता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, मतलब ऐसे घूम रहा है, मतलब तरीके से घूम रहा है, या इस तरीके से घूम रहा है। अब मुझे ये नहीं पता है कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है। बट अगर मैं सपोज ये कंसिडर करूं कि पहले इलेक्ट्रॉन कैसे भी घूम रहा हो, पर इलेक्ट्रॉन अभी है ना अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगा है, अभी इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगा है, तो कहीं ना कहीं एंगुलर मोमेंटम में भी माइनस साइन आएगा। तो बच्चों जो आपने फॉर्मूला अभी यहाँ पे निकाला ये वाला 11.11 में, वही फॉर्मूले में ना बच्चों एक माइनस साइन आ जाएगा, जो कि आप इधर देख सकते हो बच्चों, कि अगर अगर इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में ना घूम के जैसे वो घूम रहा था, अगर उल्टा घूमेगा, तो ऐसे केस में आपको आगे माइनस साइन डालना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो आप इसको, मैं जो समझा रही हूँ आप इसको बाद में बैठ के अच्छे से लिखना। मैं एक चीज को दो बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि जब आप इसको पढ़ने बैठो खुद से, तो आप अपने मोबाइल को थोड़ा बच्चों दूसरे मोड पे ले लेना। जैसे पिक्चर देखने के लिए मोबाइल को कैसे टिल्ट कर लेते हैं, वैसे टिल्ट करोगे ना, तो बच्चों आपको टेक्स्ट बुक, मतलब आपके पास भले टेक्स्ट बुक ना हो या ना हो, पर आपको मोबाइल में भी वो चीज ऐसा लगेगा कि आप टेक्स्ट बुक से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा उसको टिल्ट कर लेना जैसे पिक्चर देखते समय करते हैं, फिर आप इसको पढ़ लेना। ठीक है बच्चों,
और अपने हिसाब से इक्वेशन लिख लेना। अब बच्चों जहां जैसे ही ये टर्म प्रूव होता है E/2m, बच्चों आपके सामने है ना एक यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इस एग्जाम्पल में इधर देखो गायरोमैग्नेटिक रेशियो इक्वल टू E/2m लिखा हुआ है। तो बच्चों ये फंडा है ना आपको लिखना है। ये इन्होंने भले ही इधर लिखा है एग्जाम्पल में, पर ये फंडा बच्चों जैसे ही आप ये माइनस वाला साइन लिख के खत्म करो, तो बच्चों वहां पे आप ऐसा करो कि m इक्वल टू E/2m इंटू एल। तो बच्चों इसमें अगर जब आप इस m/l इस l को आप इधर लेकर आते हो ना बच्चों, तो आपका फॉर्मूला हो जाता है E/2m। तो इसी m/l को ही ना बच्चों हम लोग कहते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो होता है ना, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम इन दोनों का डिवीजन होता है बच्चों। तो आपको क्या करना है बच्चों, देखो ये एल को नीचे लेके आओ, m/l कर दो, इधर बचेगा E, इधर बचेगा 2m। ये E बच्चों क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप सभी को पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, देखो यहाँ पे दिया भी है बच्चों, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो, प्रोटॉन का चार्ज हो या न्यूट्रॉन का चार्ज हो, सभी का चार्ज ना बच्चों यही होता है, कुछ अलग नहीं होता है। ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास बच्चों अलग है, प्रोटॉन का मास बच्चों अलग होता है, न्यूट्रॉन का मास अलग होता है, ठीक है। सबका मासेस अलग होता है, पर बच्चों सबका चार्ज का वैल्यू है ना यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है ना बच्चों, जैसे ही आप ये इक्वेशन खत्म मैम करोगे, न्यूट्रॉन का भी, वाला मैम न्यूट्रॉन का तो 0 होना चाहिए। नहीं बच्चे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इन सबका मास अलग अलग होता है। अभी जैसे इलेक्ट्रॉन के मास का रेंज -31 में गया है ना, अभी देखो इधर मैं टेक्स्ट बुक में दिखाती हूँ, एक सेकंड। मैम चार्ज की बात कर रहा हूँ। चार्ज की वैल्यू बच्चों सबकी सेम होती है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबका सेम होता है बच्चों। आप जो बात कर रहे हो वो किसका बात कर रहे हो, सेंटर का बात कर रहे हो? नहीं मैम, चार्ज न्यूट्रॉन पे 0 होना चाहिए ना। बच्चों वो जब वो कॉन्सेप्ट आएगा तो वो 0 है या क्या है मैं आपको क्लियर कर दूंगी, क्योंकि कैसा है ना बच्चों, न्यूट्रॉन के बारे में नॉर्मली इतना नहीं पता रहता है। बच्चों कोई कुछ बोल रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, जरा फिर से बोलेंगे? हेलो, शायद किसी का हेडफोन खराब। बच्चों ठीक से आवाज नहीं। बच्चों एक काम करो, मैसेज में टाइप कर दो ना मुझे। Aditya, can you please type it? Your voice is very unclear. हेलो हाँ मैम, कंटिन्यू करें। बच्चे, कोई भी है आप में से किसी का हेडफोन बराबर नहीं है, क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जरा आप लिख के भेज दोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा आप क्या पूछना चाहते हो। ओके, अभी एक बच्चे ने न्यूट्रॉन का जैसे मुझे सवाल पूछा, मैं एक चीज बता देती हूँ। नॉर्मली न्यूट्रॉन एकदम सेंटर पे होता है, पूरा एकदम। न्यूट्रॉन का नाम सुनते ही समझ में आ गएगा कि उसकी हर एक चीज सेंट्रलाइज होती है। तो ऑब्वियस ही बात है, जो सामने वाला बच्चा पूछ रहा है कि उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, हाँ बच्चों उसके चांसेस है कि 0 हो सकता है। पर बच्चों ये भी ऐसा नहीं है कि 1.6 10⁻⁻19 नहीं होगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते। पर ये फंडा जो है ना, ये थोड़ा डिटेल है फिजिक्स का, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें बताने जैसी हैं। तो अभी फिलहाल मैं इसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप गूगल भी करोगे, उधर आपको 0 दिख रहा है या 1.6 दिख रहा है, पर बच्चों कहीं ना कहीं उसके पीछे कॉन्सेप्ट भी है। तो जब हम लोग बच्चों इसके ऊपर जब अपना IIT नीट लेवल की पढ़ाई करेंगे, तब उसके ऊपर मैं बच्चों को डिटेल में आपको बोल सकती हूँ। अभी फिलहाल मैं नहीं बोलूंगी। मैं इसके लिए नहीं बोलूंगी बच्चों, क्योंकि कैसा है ना, अपने को इतना 12th में इतना डीप में कोई नहीं घुसेगा। मैं भी आपको बोल दूं हाँ बच्चों 0 होता है, फिर काफी बच्चे ये भी पूछ सकते हैं मैम फिर 1.6 क्यों नहीं होता है। आप ये बोलोगे अरे मैम सेंटर पे है ना इसके लिए वो सेंट्रलाइज होगी। तो बच्चों कोई भी चीज एज इट इज वही का वही है, ऐसा बोलना फिजिक्स में नहीं पॉसिबल है, क्योंकि फिजिक्स में हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे का रीजन होता है। तो बच्चों ये इस समय वो मुझे नहीं लग रहा है कि उसके ऊपर मैं डिटेल में जाऊँ। तो अभी फिलहाल बच्चों अगर आप गूगल करके देखना चाहते हो, देख के आप रख लो। जब भी आपको ऐसा याद आए कि मैम जब अपन क्लासरूम में रहे, जब अपना IIT नीट रहे, तो आप प्लीज याद कर लेना, पूछ लेना, मैं उस समय बता दूंगी। पर फिलहाल मैं इतना ही बोलूंगी, भले आप फिजिक्स करो या केमिस्ट्री करो, चार्ज की वैल्यू भले वो प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, न्यूट्रॉन हो, नॉर्मली उसकी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है। मैं रिपीट कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नॉर्मली यही होती है। हाँ, पर मास की वैल्यू बच्चों सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। तो आप जब भी ये वाला इक्वेशन खत्म करोगे, कौन सा वाला, ये वाला, इसके बाद ना बच्चों आप सीधा ये वाला सॉल्व कर लो, जो अभी मैंने जस्ट आपको सॉल्व करके बताया कि m/l को गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं, दैट इज E/2m। E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको सॉल्व करके देखो बच्चों, यहाँ पे दिया गया है। उसको जब सॉल्व करते हैं तो बच्चों इसका आंसर ये आता है 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर kg, ठीक है। तो बच्चों आपको करना क्या है, जैसे ही आप ये बता दो कि जब अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा तो माइनस साइन आएगा। सपोज आपने इसको इक्वेशन नंबर 5 बोलना है, तो बच्चों इक्वेशन नंबर 6 आपका ये होना चाहिए, गायरोमैग्नेटिक रेशियो वाला। ये नहीं कि आप इसके बाद सीधा यहाँ पे आ जाओ, ये मत करना बच्चों। इसके बाद पहले आप ये वाला कर लेना, ठीक है। इसके बाद जब आप ये वाला करोगे, ये फर्स्ट स्टेप, ये डेरिवेशन खत्म होने के बाद ये इधर आना, ये दोनों फिनिश हो जाएंगे ना बच्चों, तब जाके हम लोग इधर आगे आएंगे ये वाले में।
ये जो अभी मुझे बताना है डेरिवेशन। ठीक है बच्चों, तो इस चीज का ध्यान देना, क्योंकि इसी से रिलेटेड चीज यहाँ पे सॉल्व हुई है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों हम आगे आते हैं। एक सेकेंड बच्चों, किसी का भी जिसका भी हेडफोन ओके, सब बच्चों का मुझे मैसेज है, हाँ मैम समझा, क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों की जिस बच्चे का भी डाउट है, अगर वो बच्चे का हेडफोन अगर ठीक नहीं है, क्योंकि वो बच्चा बोल रहा था पर वो आवाज बिल्कुल भी सही नहीं आ रही थी, वो बच्चा प्लीज एक काम ऐसा कर सकता है कि वो टाइप कर सकता है। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये आपका फिनिश हो गया ना बच्चों। तो इसके बाद में है ना, आप ये वाला स्टेप पे आ जाओ। ठीक है, ये इसी डेरिवेशन का अगला स्टेप है बच्चों। तो यहाँ पे कैसा है, अगले स्टेप पे देखो, यहाँ पे बच्चों क्या लिखा है कि फॉर एन इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। इसको मैं जरा जूम कर देती हूँ, मैं आपको दिखा तो दी हूँ क्या पढ़ाने वाली हूँ, जूम कर देती हूँ, नहीं तो आपके स्क्रीन पे बच्चों शो नहीं होगा ठीक से। हाँ बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो बच्चों अब तक इलेक्ट्रॉन जब वो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट पे, तो उसके ऊपर क्या क्या चीजें होती हैं, उसके ऊपर एंगुलर मोमेंटम होता है या उसके ऊपर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, वो तो सब बच्चों हमने कर लिया। उसको कुछ भी इक्वेशन आपने दिया होगा, हर किसी की बुक में अलग अलग होगा, जैसे जिस बच्चे को जैसा समझे, बट आपको समझना चाहिए बच्चों, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरे के ऊपर ध्यान मत दो कि उसने उसको इक्वेशन 4 लिखा है तो मैं भी 4 लिखूंगा, वो बच्चे आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों यहाँ पे एक नया स्टेप आया है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ही करता है तो उसके ऊपर और भी नई चीजें डाली जा सकती है। तो वो नई चीजें क्या है, वो यहाँ पे इधर बताई जा रही है। तो इसका कंसेप्ट क्या है, देखो बच्चों, फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, द एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 फ्रॉम द सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोर थियरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये जो फंडा है ना बच्चों, ये फंडा क्या है ना, आपके टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 16 या 15 नंबर का जो चैप्टर है ना बच्चों, उसमें इसके बारे में दिया हुआ है, बोर पोस्टुलेट के बारे में। अब बोर पोस्टुलेट क्या होता है, मे भी शायद कुछ केमिस्ट्री के बच्चों ने सुना भी होगा, जिन्होंने नहीं भी सुना है मैं उनको बता देती हूँ कि ऐसा होता है ना कॉन्सेप्ट बच्चों कि हमारे आसपास एक मॉडर्न फिजिक्स करके भी एक फिजिक्स होता है। आप लोगों ने कभी ये सुना होगा अपने आसपास कि सन की लाइट से इलेक्ट्रिकल लाइट डेवलप होती है, ये हमको एक रूदरफोर्ड, ये मतलब ये आइंस्टाइन ने बताया था। या हम लोगों को किसी प्लैंक कांस्टेंट, आपने एच करके प्लैंक कांस्टेंट पढ़ा होगा, प्लैंक कांस्टेंट। तो बच्चों ये है ना पूरा मॉडर्न फिजिक्स है। इस मॉडर्न फिजिक्स के बारे में है ना बच्चों, आप में से किसी ने भी 11th में कभी नहीं पढ़ा है, इवन 12th में भी ये बच्चों मॉडर्न फिजिक्स आएगा, पर कब आएगा, आई थिंक चैप्टर नंबर 15, 14, 15, 16 में से कोई भी 2 चैप्टर इसी से रिलेटेड है बच्चों। तो जब आप वो चैप्टर पढ़ोगे ना बच्चों, तब उसमें ये आपको फंडा दिखाई देगा। तो आप सोचोगे मैम उधर का फंडा यहाँ पे कैसे आ गया, उधर तो सन की लाइट के बारे में बात होती है कि सन की लाइट इलेक्ट्रिकल लाइट में कैसे कन्वर्ट होती है, यहाँ पे ये चीज कैसे आ गई। तो बच्चों यहाँ पे ये इसके लिए आई क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, उस फंडे में भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा होता है। तो दोनों का फंडा एकदम सेम टू सेम है थियोरेटिकली। तो बच्चों इस डेरिवेशन में इसलिए उस चीज को लाया गया है कि जब फंडा दोनों का सेम है, तो क्यों ना उनको साथ में लिख के सॉल्व किया जाए। ठीक है बच्चों, तो इसको है ना बोर का सेकंड पोस्टुलेट बोलते हैं। अब ये बोर क्या है, कैसा है, ये आई थिंक चैप्टर नंबर 15 या 16 आप ओपन करोगे ना बच्चों, तो उसका कुछ फर्स्ट या सेकंड पन्ने पे ना बच्चों आपको बोर के बारे में पढ़ने को डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको मैं भी फिलहाल डिटेल में नहीं जा रही। तो व्हाट बोर का सेकंड पोस्टुलेट क्या बोलता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो ऑब्वियसली देयर शुड बी एन एंगुलर मोमेंटम, एंड दैट एंगुलर मोमेंटम शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 अब ये क्या होता है, जैसे एग्जांपल, अभी एक बच्चे ने बोला कि मैम वहाँ पे n क्या है नहीं समझा, तो मैंने क्या बोला था कि बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स एक है, इलेक्ट्रॉन एक ही बार घूमा है, किसी ने ये नहीं बोला है कि इलेक्ट्रॉन मल्टीपल टाइम घूमा है। तो अब मैं बताती हूँ बच्चों यहाँ पे n आएगा कैसे। कोई भी इलेक्ट्रॉन है जब ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, अगर मान लो ऐसे ही और बहुत सारे ऑर्बिट अंदर बने हैं, मैंने इसको नंबर 1 बोला, इसको नंबर 2 बोला, इसको नंबर 3 बोला, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अगर यहाँ पर है तो अगले स्टेप पे वो नंबर ऑफ 2 पे भी जा सकता है, फिर नंबर 2 पे है नंबर 3 पे भी आ सकता है। तो ये क्या हो गया, ये इसका n इक्वल टू 1 हो गया, ये 2 क्या हो गया, n इक्वल टू 2 हो गया, ये 3 क्या हो गया, n इक्वल टू 3 हो गया। तो ये सारे नंबर होते हैं। तो इसके बारे में ना बोर करके साइंटिस्ट ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भी जाता है, दूसरे से तीसरे ऑर्बिट में भी जाता है, वो जंप करता है। तो इसके बेसिस पे है ना बोर ने अपना एक फॉर्मूला बताया था। बोर ने ना बच्चों अपना 3 फॉर्मूला बताए, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 15 या 16 में शायद आपको मिलेगा, और आई थिंक फर्स्ट या सेकंड पन्ने पे आपको मिल जाएगा, आप देख लेना। और वो आपको ऐसा बहुत बड़ा डीप फिजिक्स नहीं है, वो एक नॉर्मल फिजिक्स है बच्चों। आप उसको जस्ट एक बार अगर ध्यान से पढ़ोगे तो फटक से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अभी किसने क्या मुझे भेजा, तो सुनाई नहीं दे रहा है नहीं। बच्चों मैं अपनी एक ही जगह पे बैठी हूँ, और बच्चों मेरा हेडफोन भी बराबर है,
अभी सुनाई दे रहा है बच्चों? ओके 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 ओके। यस मैम। शुभम शुभम बेटा, आपने मैसेज किया आपको सुनाई नहीं दे रहा है, और बच्चों बाकियों को सुनाई दे रहा है। बच्चों आप अपना एक बार हेडफोन चेक करा लो, अगर हेडफोन सही नहीं है ना बच्चों तो एक काम करो, स्पीकर पे रखो, ठीक है? पर लेक्चर मिस मत करो अपना, ठीक है? कि मेरा हेडफोन खराब हो गया तो मैं कैसे सुनूं। हेडफोन हटा लो बच्चों, उसको एकदम स्पीकर पे डाल दो, ठीक है बच्चे? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो वो आपको चैप्टर नंबर 15-16 में मिल जाएगा। तो वहां पे है ना, बोर ने बताया था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम परफॉर्म कर रहा है तो इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पे। तो ये n बच्चों ये वही चीज है, ये n क्या बता रहा है, क्योंकि बोर ने ये चीज बताई है कि मेरा इलेक्ट्रॉन इस पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जिस किसी ऑर्बिट पे उसका नंबर यहाँ पे आपको उठा के डाल दो, और हर एक नंबर h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल होगा। अब इसके अंदर बच्चों में ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि वो चैप्टर से रिलेटेड है। अभी क्लासरूम में भी होती तो भी आपको थोड़ा बहुत पन्ना पलट के दिखा देती कि बच्चों क्या। अभी यहाँ पे मैं वो सारी चीजें डिटेल में करते बैठूंगी ना बच्चों तो पूरा लेक्चर इसी में निकल जाएगा। तो रिक्वेस्ट करूंगी बच्चों की एक बार आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है? इन केस कोई चीज नहीं समझेगी तो बच्चों देखते हैं कब लॉकडाउन खुलेगा, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लेना। अगर ये चैप्टर नहीं हुआ रहेगा तो मैं बता दूंगी, अगर ये चैप्टर हुआ रहेगा आपको सर ने पढ़ाया रहेगा तो बच्चों आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि हाँ मिस ने जो डिस्कस किया था ये वही चीज है। बस इसको यहाँ पे क्यों लाया गया है, क्योंकि उधर भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा था, यहाँ पे भी अपने इधर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। दोनों की थियोरी बच्चों सेम है, इसकी वजह से दोनों फॉर्मूले को एक साथ रखने की कोशिश की गई। और खास बात ये बच्चों, हमने जो अभी जस्ट डिराइव किया उसमें भी एंगुलर मोमेंटम आ रहा था, जो इस बोर ने बताया इसने भी एंगुलर मोमेंटम लाया। तो कहीं ना कहीं बच्चों कंपैरिजन करने में या वैल्यू पुट करने में आसानी हो जाए, ठीक है? ये सोच के इधर लाया गया। तो ये आप इसको कुछ भी इक्वेशन डालो, ये आ गया बोर के सेकंड पोस्टलेट की वजह से। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एल इन इक्वेशन 11.11। तो ये जो वैल्यू एल की आई है इन्होंने क्या बोला, 11.11 में इसको पुट करिए। तो बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपकी वैल्यू है ये वाली, इसको इस वाले एल में पुट करना है बच्चों। तो क्या करना है, m इज इक्वल्स टू ई अपॉन 2m। ये l की वैल्यू क्या है बच्चों, nh अपॉन 2 पाई, nh अपॉन 2 पाई। आपने पुट कर दिया बच्चों इसको। अब इसको क्या करना है, आप देखिए n अलग हो गया, e h, अब इधर भी 2 है बच्चों, इधर भी 2 है, 4 पाई m, ठीक है बच्चों? तो ये फर्क है, ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम में फर्क है, ठीक है बच्चों? अब यहाँ पे अगले स्टेप पे क्या आ रहा है बच्चों, ये एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको जाने दो। इसका इस कोई भी वैल्यू निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना सिर्फ न्यूमेरिकल में हो सकता है। अब ई की बात की जाए, ई बच्चों क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की 1.6 10⁻⁻19 कूलम, जो कि यहाँ पे भी दिया, देखो मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, ये देखो ये सबके लिए होता है। एच क्या होता है बच्चों, एच होता है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, मैं लिख दे रही हूँ, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है बच्चों 6.634 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है? ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। अब आपको मैं बता देती हूँ, आप बहुत सारी टेक्स्ट बुक अगर रेफर करोगे ना बच्चों तो आप नोटिस करोगे ये 6.634 ना होके ये आपको काफी टेक्स्ट बुक में, इवन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री वाले ने तो डिक्लेयर ही कर दिया है कि एच 6.626 होता है, जबकि बच्चों ये सरासर गलत है। ये आपको फिजिक्स की भी किसी न किसी टेक्स्ट बुक मिल जाएगा, सिर्फ मैं केमिस्ट्री वाले को क्यों ब्लेम करूं, फिजिक्स की भी किसी न किसी टेक्स्ट बुक में या नोट्स में आपको मिल जाएगा एच इज 6.626। पर बच्चों ये इंडियंस ऑथर्स काफी जगह पे लिखते हैं बिकॉज केमिस्ट्री वाले ने थोड़ा इन्फ्लुएंस डाल दिया है कि नहीं एच 6.626 होता है। बट अगर आप ओवरऑल फिजिक्स देखोगे, ऑल ओवर वर्ल्ड आप फिजिक्स देखोगे तो एच की वैल्यू यही नापी गई है, मतलब बेसिकली। तो ये जो भी लिखा रहता है आप बोलोगे अरे यार केमिस्ट्री में ये लिखा था फिजिक्स में ये लिखा, तो बच्चों केमिस्ट्री वाला भी जो ये पढ़ा रहा है ना, ये केमिस्ट्री वाला भी फिजिक्स से ही ये सारी चीजें पढ़ के ही उसने ये सीख पढ़ी है। ये 6.626 केमिस्ट्री वाले ने पढ़ी और हम फिजिक्स वाले इसको पढ़ रहे, ऐसा नहीं है बच्चों। ये कॉन्सेप्ट लाइट से रिलेटेड है, लाइट कोई केमिस्ट्री से रिलेटेड टर्म नहीं होता है, लाइट फिजिक्स से रिलेटेड टर्म होता है। तो इसको 6.636 ही लिखा जाता है और ऑल ओवर वर्ल्ड यही एक्सेप्टेड किया गया है। कुछ इंडियन ऑथर की बुक में मिलेगा तो प्लीज माइंड मत करना, ये 6.634 ही होता है। क्लियर कर लिया मैंने आपको? तो बच्चों जब आप ये सारी वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि देखो ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच प्लैंक कांस्टेंट, 4 पाई, पाई 3.14, एम ई दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 9.1 इंटू 10⁻⁻31। सब बच्चों जब आप ये सारी वैल्यूज को उठा के पुट कर दोगे ना बच्चों, तो यहाँ पे देखो उसके बारे में लिखा है, द क्वांटिटी, इधर देखो, द क्वांटिटी ई एच अपॉन 4 पाई एम इज कॉल्ड बोर मैग्नेट्रॉन, क्योंकि बोर साइंटिस्ट ने ये फॉर्मूले का को दे के हमें हेल्प किया और हम इसको पढ़ किस रहे हैं, ये मैग्नेटिज्म में हम इसको पढ़ रहे हैं।
तो इस EH अपन 4πm को हमने बोला है बोर मैग्नेट्रॉन। बोर का नाम भी आ गया और मैग्नेटिक मटेरियल का चैप्टर पढ़ रहे तो मैग्नेट्रॉन नाम भी दे दिया। मतलब बोर का लेना देना मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, ऐसा वाला टर्म ये हो गया। जब इसको सॉल्व किया गया तो सॉल्व करके इसका आंसर बच्चों ये आ रहा है 9.274 इंटू 10⁻²⁻24। और क्योंकि हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है और उसकी यूनिट क्या होती है, ओके यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एक्चुअली बच्चों ये होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है। ये आपको ये मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, ये मैंने 11th से उठाया था। तो 11th का भी फॉर्मूला अगर आप यूज करोगे ना बच्चों तो यहाँ पे ये होता है एम्पियर मीटर, यहाँ पे ये होता है मीटर, आप इनको मल्टीप्लाई करो आपका फॉर्मूला आएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे कैसा है, ठीक है मैं बोर मैग्नेट्रॉन बच्चों एक बार और बता दे रही हूँ। ये फॉर्मूला हमने इस एल में पुट करने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये एल दिया है और ये भी एक एल है, तो इसकी वैल्यू बच्चों हम यहाँ पे पुट करें तो कैसा हो जाएगा, सॉरी मैं यही फॉर्मूला यहाँ पे लेकर ई अपॉन 2m और बच्चों जो एल का वैल्यू है ना वो मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ NH अपॉन 2π, ठीक है 2π। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी ना बच्चों तो ये हो जाएगा 224। तो बच्चों यहाँ पे जो चीज इसके अंदर आप देखने जाओगे नोटिस करने जाओगे तो ये n नंबर ऑफ टर्न्स होता है। अगर मैं इसको 1 बोल के हटा भी दे रही हूँ तो H भी कांस्टेंट होता है, E भी कांस्टेंट होता है, पाई भी कांस्टेंट है, M भी कांस्टेंट। तो ये सारे कांस्टेंट कहाँ से आए, बोर के इस फॉर्मूले की वजह से, ठीक है। इसके लिए ये बोर का फॉर्मूला हो जाता है बोर मैग्नेट्रॉन, क्योंकि बोर का फॉर्मूले की वजह से हमने ये मैग्नेट वाला पार्ट इसके अंदर हमने पढ़ना चालू किया बच्चों, इसकी वजह से ये बन गया बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा का पूरा टर्म अगर आप H को देखने जाओ तो बच्चों H क्या होता है, H होता है प्लैंक कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट होता है। E क्या होता है बच्चों, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज आल्सो अगेन कांस्टेंट। पाई भी बच्चों कांस्टेंट ही होता है। M इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट होता है। 4 तो खुद ब खुद ही कांस्टेंट वैल्यू है। तो बच्चों देखा जाए तो इसमें सब के सब कांस्टेंट वैल्यू है। पर ये कांस्टेंट वैल्यू हमने पढ़ा कहाँ से, कांस्टेंट वैल्यू आया कहाँ से बच्चों, ये कांस्टेंट वैल्यू आया बच्चों यहाँ से, ये जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोगों ने बोर की थ्योरी से लिया है। तो बच्चों इसके लिए इस पूरे फॉर्मूले को बच्चों हम बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। इसके लिए बच्चों इसको बोला गया है बोर मैग्नेट्रॉन और इसका कांस्टेंट वैल्यू भी आप देख सकते हो बच्चों 9.274 इंटू 10⁻24 करके आया है। आई होप अभी आपको समझा होगा बच्चों, प्लीज मैसेज मी, समझ गया कि नहीं समझ गया बच्चों, ओके ठीक है। अगर इनकेस बच्चों नहीं समझेगा तो प्लीज मैसेज मी, ओके। कि बच्चों अगर कोई भी डाउट आए ना बच्चों प्लीज मैसेज, मैं आपको वो सॉल्व कर दूंगा। मैम हाँ वो बच्चों, डायग्राम मैग्नेटिक मोमेंट, वो वर्ड का मीनिंग क्या हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट, वो डायग्राम से समझना। हाँ मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों अभी देखो मैंने 11th का आपको कराया नहीं था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, याद करो हाँ लास्ट मैम, लेक्चर में मैंने कराया था। तो वही बच्चों क्योंकि उसमें डायपोल था, 2 पोल थे, इसके लिए उसको बोला गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। यहाँ पे ऐसा कोई 2 पोल वोल नहीं यूज हो रहा है, इसके लिए जस्ट उसको बोला गया है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। दोनों में ही मैग्नेट है और मोमेंट परफॉर्म कर रहे हैं बच्चों। अभी मैग्नेट का मतलब हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब बच्चों ये नहीं होता है कि मैग्नेट के जो 2 पोल होते हैं हम उसी के बारे में डिस्कशन करें। जरूरी ये होता है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो बच्चों कुछ ना कुछ वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म कर ही रहा होगा, मैम इसलिए ऐसा उसको बोल नाम दिया सकते गया मैग्नेटिक मोमेंट। हैं, तो मैम ऐसा बोल सकते हैं क्या, रिवॉल्विंग अराउंड मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ बच्चों क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, सही बात है, प्रोड्यूस करेगा ही नहीं करेगा। अभी मैंने वो जो आपको स्क्रू का एग्जांपल दिया स्क्रू का, याद करो सॉरी। तो बच्चों उसमें भी तो वही हो रहा था ना, जितना वो स्क्रू के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स था उस एल्यूमिनियम स्क्रू को मैंने आयरन से अटैच कर दिया था। क्यों किया था कि आयरन की जो भी प्रॉपर्टी है वो एल्यूमिनियम में ट्रांसमिट हो, और आयरन को फिर मैंने बच्चों क्या किया था बैटरी से भी कनेक्ट कर दिया था। तो जब मैं बैटरी ऑन कर रही थी तो बैटरी ऑन करने से क्या हो रहा था, बैटरी किससे कनेक्टेड है, आयरन से। आयरन क्या होता है, आयरन के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मैग्नेटिक का सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी जो होता है वो आयरन के अंदर होता है, और आयरन किससे जुड़ा हुआ है, एल्यूमिनियम से। तो नंबर ऑफ टर्न्स और उसका एरिया ज्यादा है तो नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा होगा। तो इन सबका असर किसके ऊपर आने वाला है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने पे ही आएगा। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो कहीं ना कहीं आप जो बोल रहे हो बराबर है, क्यों नहीं मैग्नेटिक मूवमेंट से मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं प्रोड्यूस हो सकता, डेफिनेटली प्रोड्यूस हो सकता है। अंडरस्टूड बच्चों, हाँ बच्चों ये पूरा कांस्टेंट हो गया, बराबर है, आपका बोलना बिल्कुल बराबर है बच्चों।
पर ये कांस्टेंट होने की का क्या कांस्टेंट टर्म का क्या कोई यूनिट नहीं होता है क्या? ग्रेविटी भी तो कांस्टेंट होती है ना बच्चों। 9.8 आप उसको लिखते हो, तो सिर्फ ग्रेविटी कांस्टेंट होता है, सिर्फ 9 लिख के छोड़ देते हो क्या बच्चों? नहीं ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करके लिखते हो। तो ऑब्वियसली बच्चों हर एक कांस्टेंट वैल्यू का एक यूनिट होता है। पर आप यहाँ पे ये देखो कि जैसे ही मैंने इधर बोर का फॉर्मूला डाला, वो पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया। तो इस पूरे कांस्टेंट टर्म को बोर मैग्नेटोन बोला गया है। मतलब ये जस्ट एक फॉर्मूला पुट करने के ऊपर का बात था कि जैसे ही बोर का फॉर्मूला पुट किया गया, सारे के सारे टर्म एकदम कांस्टेंट में चले गए। पर कांस्टेंट टर्म का भी बच्चों यूनिट होता है, ऐसा नहीं कि यूनिट नहीं होता है। सारे एम, भले वो मैग्नेट डाइपोल मोमेंट हो बच्चों, भले ही वो मैग्नेटाइजेशन हो, भले ही अभी जो हमने पढ़ा मैग्नेटिक मोमेंट, सबका यूनिट होता है और सबकी यूनिट ऑब्वियसली आते सेम है। जैसे वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तीनों की यूनिट क्या होती है बच्चों? जूल होती है ना। और तीनों के फॉर्मूले तो अलग अलग होते हैं ना, होते कि नहीं होते? काइनेटिक एनर्जी आप लिखते हो हाफ एम स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी आप लिखते हो mgh, वर्क डन तो आप लिखते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तब तो उसकी यूनिट अलग होनी चाहिए, पर है ना यूनिट सेम। तो बच्चों उसी तरीके से मैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पढ़ूं क्योंकि उसमें दो डायपोल है, या मैं सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ूं क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें वो हेल्प कर रहा है। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। फिर मैंने वो स्क्रू का एग्जाम्पल लिया, उसमें मैग्नेटाइजेशन की बात हो रही थी, उसमें मैंने एनआईए की बात बोली। है तो तीनों के तीनों एक ही कॉन्सेप्ट, बट तीनों का मतलब अलग अलग हो रहा है। कहीं पे वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, कहीं से उसके अंदर खुद को खुद एक मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे m/2l डायपोल की वजह से वाया। तो ये सब के सब बच्चों एम है। तीनों का डेफिनेशन बोलो या तीनों का कॉन्सेप्ट बोलो अलग अलग है, और बच्चों तीनों का यूनिट सेम रहेगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड बच्चों की नहीं? अभी क्लियर है कि नहीं हुआ आपको? तो बच्चों ये चीज पढ़ के आपको ये सीखने को मिली कि यहाँ पे बोर मैग्नेटोन में सारे के सारे टर्म क्या हो जाते हैं? कांस्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है? अभी अगर आपसे पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर कोई डेरिवेशन आएगा, यस डेरिवेशन आ सकता है। सामने वाला कैसे पूछ सकता है कि जो इसकी हेडिंग थी मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो इसके ऊपर डेरिवेशन आ सकता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अगर इतना हेडिंग आ गया तो समझ जाओ कि आपको ये सॉल्व करना है। इसी को पूछने का और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इसी को पूछने का और तरीका ये हो सकता है कि डिराइव एंड एक्सप्लेन बोर मैग्नेटोन विथ नीट टेबल डायग्राम। बोर मैग्नेटोन को डिराइव एंड एक्सप्लेन करिए प्रॉपर डायग्राम के साथ। दैट मीन्स बोर मैग्नेटोन आपने कहाँ पढ़ा बच्चों? इसी के अंदर पढ़ा। तो किसी ने बोर मैग्नेटोन पूछा तो समझ जाओ कि भैया मुझे यही डिराइव करना है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट वाला पार्ट है वही बोर मैग्नेटोन वाला पार्ट है, बोथ आर द सेम थिंग। पर उसको पूछने का वे बदल गया, बोर्ड एग्जाम वाले ने उसके वे को बदली कर दिया है। चीजें तो एक ही चीज है, मतलब दोनों का डेरिवेशन सेम टू सेम है, कॉन्सेप्ट भी सेम टू सेम है, और सवाल पूछने का तरीका बदला गया। क्यों? क्योंकि हर एक एग्जामिनर स्टूडेंट को थोड़ा बहुत कंफ्यूज करना चाहता है कि बच्चे ने रट्टा मारा है कि बच्चे ने उस चीज को सच में समझ के पढ़ाई की है। अगर बच्चे ने सच में समझ के पढ़ाई किया होगा तो तुरंत क्लिक कर ले जाएगा, अरे बोर मैग्नेटोन मतलब बोर की थियरी मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब याद करने का मैं वे बता रही हूँ। ये मेरा वे अगर आप लेके चलोगे तो अगर आपको पसंद आए तो आप इस वे को लेके चलो। इससे क्या होगा? आपको चीजें समझ में भी आएगी, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड अपनी भाषा में समझ में आएगी, प्लस इसके साथ साथ फिजिक्स भी आपका हो जाएगा। जैसे अभी मेरे को एग्जाम में आया बोर मैग्नेटोन डिराइव करो एक्सप्लेन करो, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे कुछ भी नहीं याद है, पर मेरे को ये वर्ड सुनते ही दिमाग में क्या आया कि मैंने पढ़ते समय यार एक चीज सोची थी, बोर बोर तो यार मैंने 15 या 16 चैप्टर में पढ़ा था, पर यहाँ पे आया है मैग्नेटोन, मतलब कुछ ना कुछ चीज जो है वो मैग्नेट से रिलेटेड है। तो कौन सा ऐसा चैप्टर था मैग्नेट का जिसमें बोर आया था? तो मेरे दिमाग में अपने आप क्लिक होगा कि बोर का फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में चीजें सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही थी, तो मैग्नेट वाले कौन से प्रॉपर्टी में चीजें ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही थी? तो अपने आप दिमाग में याद आएगा, अरे हाँ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कुलर ऑर्बिट। तो इस तरीके से अगर आप याद करोगे, तो अगर ये चीज आप कब करोगे? जब आप इस फिजिक्स को मैथ्स ना समझो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि मुझे फॉर्मूला उठाना है, पुट करना है, और कोई निकल आ गया डेटा ढूंढने हैं और डेटा उठा के बस फॉर्मूले में पुट कर देना, कहानी खत्म। कोई डेरिवेशन आया तो जब उसको मैं प्रैक्टिस मारूंगा, जितना हद तक प्रैक्टिस या रट्टा मार सकता हूँ मैं वो करूंगा और मेरा काम हो जाएगा। नहीं, अगर बच्चों को फिजिक्स में टॉप पे पहुंचना है ना, तो फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि सिर्फ उसको समझने के पीछे भागो। और समझने का मतलब ऐसा नहीं है कि बस वो उसको फिजिक्स की भाषा में समझो। अभी मैंने बोर और मैग्नेट को कैसे ऐड करके आपके सामने एक स्टूडेंट बन के मैंने आपके सामने कैसे रिप्रेजेंट किया कि मैं कैसे उसको याद कर रही हूँ, जबकि मुझे कुछ भी नहीं याद है। मैंने कैसे दिमाग लगाया? मैंने एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू लगाया। मैं ये सोच के लगाई नहीं कि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, पर आ गया ना, मैं पहुंच गई ना उस जगह पे कि हाँ मैग्नेटिक में कौन कहाँ पे बोर वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। सॉरी। और बोर वाले में क्या चीज होती है? बोर के सेकंड क्वेश्चन में सर्कुलर ऑर्बिट। अभी आप बोर के 3 क्वेश्चन पढ़ोगे बच्चों 15-16 चैप्टर में, तब आपको पता चलेगा कि उसमें सर्कुलर ऑर्बिट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अपने आप ऐसा कर करके आप आराम से उस जगह पे पहुंच जाओगे।
तो फिजिक्स में ना बच्चों आपका भले ही 11th का फिजिक्स कमजोर है या आप 12th में आ रहे हो, अभी आप बिल्कुल समझ लो कि ये ऐसे ही कमजोर रहने वाला स्ट्रॉन्ग पर चीज कि आप उसके ऊपर सवाल जवाब ढूंढने से सवाल जवाब पूछो, उसमें कोई इशू नहीं है, पर सवाल जवाब पूछने से ज्यादा आप अपने आप से सवाल जवाब पूछो कि इसको मैं कैसे याद, मतलब मैं इसको कैसे समझूं, मैं इसको अपने दिमाग में कैसे बिठाऊं कि मुझे ये इजीली तरीके से याद हो जाए और अपनी ही भाषा में। मतलब ये मैं ना सोचूं कि ये फिजिक्स पढ़ रही हूँ, ये सोच के कि यार ये मेरे लाइफ का नॉर्मल कोई ना कोई सब्जेक्ट है, तो अपनी भाषा के समझ सकते हो। तो बच्चों जब अपना उस वे में लेके जाओगे ना कि इसको कैसे मैं इजीली वे में समझ सकती हूँ, मैं इसको कैसे इजी वे में याद रखने का तरीका कि कभी भी मेरे सामने आए तो मुझे याद ना करना। तो बच्चों अपनी इस वे में अगर पढ़ाई की फिजिक्स की, बिल्कुल भी प्रैक्टिस रट्टा मारना ये बच्चों एकदम बाद में होता है, रट्टा मारना ही नहीं है सबसे इम्पोर्टेंट बात फिजिक्स। आपको प्रैक्टिस करनी है, वही प्रैक्टिस कब करनी है, जब तक आपका ये लेवल क्रॉस ना हो जाए ना, तो प्रैक्टिस में मत जाओ, क्योंकि फिर आप इसको एक मैथ्स या केमिस्ट्री का वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझते बैठोगे। आप मुझे बताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी केमिकल इक्वेशन आपने कभी सामने डायग्राम में बनते हुए देखा होगा क्या, कि आपने RCOH बॉन्ड को कहीं बनते देखा है, या उसने फर्स्ट प्राइमरी या टर्शरी अमाइन कैसे बनाया होगा, नहीं देखा आपने। आपने मैथ्स में कितने सारे मतलब पता नहीं इतने सारे डेरिवेशन इंटीग्रेशन किए हैं, आप मुझे बताओ कौन सा इंटीग्रेशन डेरिवेशन को तुम्हारे घर में अगर तुम्हारी बिल्डिंग बन रही है, तुम्हारा घर का कोई छत बन रहा है, उसमें उसको लगते हुए देखा है? नहीं देखा है ना। करता हूँ या मैं फॉर्मूले को ऐसे प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं फिजिक्स को भी ऐसे ही करूंगा। नहीं बच्चों, फिजिक्स करते समय अगर आपका फिजिक्स कितना भी कमजोर है, मैं आपको गारंटेड श्योर बोलती हूँ कि आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग बन सकता है, और जितना मेरे तरफ से हो पाएगा ऑब्वियसली डेफिनेटली आई एम हियर टू हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल मैनर। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज प्रैक्टिस करना जरूरी है, फिजिक्स में रट्टा मारना जरूरी नहीं है, पर प्रैक्टिस कब, जब तक आप चीजों को प्रॉपरली ना समझ जाओ, ना ही उसका एक नॉर्मल वे में आप कैसे उसको याद रख सकते हो या समझ सकते हो वो मेथड ना समझ जाओ, तब तक प्रैक्टिस का लेवल मत अपनाना, वरना तुम्हारा एक केमिस्ट्री मैथ्स बन जाएगा। और अगर आपने इसको केमिस्ट्री मैथ्स बनाया ना बच्चों, तो समझ जाओ कि फिजिक्स कितना भी आप मर मर के भी पढ़ोगे ना बच्चों, तो 100 में से आपको 50 नंबर भी आ गए ना, तो बहुत बड़ी बात समझना। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मिस। ओके, तो चलो अब ये आई होप आपका डेरिवेशन होगा। तो ये डेरिवेशन ना बच्चों आपको एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आता है? ये डेरिवेशन ऑलमोस्ट आपको बच्चों 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए भी बच्चों डेरिवेशन एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, अब अगले स्टेप पे बच्चों हम आते हैं अपने अगले सेक्शन पे, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे ये अब बच्चों टेक्स्ट लाइन वाइज बता दी है, समझाने नहीं दी, मैं इसको समझाने जाती हूँ। ठीक है, इसमें लिखा क्या है, क्या है as stated earlier, apart from orbital motion, electron is also resulted magnetic of this movement is the total magnetic movement of। मैंने ये सारी पढ़ दी, आई एम डैम श्योर आप में से किसी को एक लाइन समझी हुई। ठीक है, तो मैं सिंपल तरीके से बताती हूँ, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप एक स्टूडेंट के हैसियत कर सकते हो, जो भी आपने पढ़ा उसी तरीके से